Hello and good morning everyone. I welcome you all at Adoverse News Analysis. Today is 4 September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Adoverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now first article is physically imprudent policies, populism affect the poor Prime Minister. अब आप सभी को पता है यहाँ पर G20 की समिट होने वाली है और उसके पहले कुछ इंटरव्यूज हुए हैं किसके साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ. इसी के चलते देखिए ये न्यूज आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती बट यहाँ से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं. यहाँ पर प्रीलिम बेस्ड तो नहीं, कुछ फैक्ट बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ऐसे से रिलेटेड या मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं. कैसा क्वेश्चन निकल कर आता है, हम बात कर रहे हैं किसकी, फिजिकली इम्प्रूडेंट की. इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम कोई हमारा ऐसा एक्शन है जो कि अनवाइज है, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पर अनवाइज है, वो अनवेरी है, यहाँ पर उसका हम कॉशंस नहीं देख रहे हैं कि इसके क्या अफेक्ट होंगे फ्यूचर में. तो फिजिकली इम्प्रूडेंट का मतलब होता है, सबसे बड़ा इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्रीबीज का. क्या, फ्रीबीज का. आजकल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हो रही हैं तो इलेक्शंस को विन करने के लिए, इलेक्शंस जीतने के लिए वो फ्रीबीज मतलब फ्री में बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, आपको देती हैं. ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं, आपका बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करेंगे. ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके बैंक खाते में आपको यहाँ पे मोबाइल फोन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे. तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका, फ्रीबीज का. तो इसी के चलते यहाँ पर क्या करना है, इसको टैकल करना है. इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पिटीशन भी यहाँ पर गया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक पैनल भी कॉन्स्टिट्यूट किया है कि हम कैसे इस फ्रीबीज को कैसे हम टैकल कर सकें, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकें, किससे, वेलफेयर स्कीम से, और फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कैसे डिफरेंशिएट यहाँ पर कर सकें. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, पॉपुलर होने की बेसिस पर, है ना, जो पॉपुलिज्म अफेक्ट करता है, क्या उनकी जो पॉलिसीज होती हैं फिजिकली इम्प्रूडेंट, यहाँ पर जो स्टेट का फिजिकल हेल्थ होता है ये क्या करता है, इसको यहाँ पर खराब करता है, उस पर ये इम्पैक्ट डालता है. इसीलिए कहा गया है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, स्टेट को बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे वो क्या कर सके, स्टेट की जो फिजिकल हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव कर सकें. तो देखिए, मोदी सेज ही हैज वार्न्ड द स्टेट अगेंस्ट सच प्लान्स, ही डिसमिसेस द रिएक्शन अगेंस्ट होल्डिंग मीटिंग इन कश्मीर अरुणाचल प्रदेश इन रन अप समिट. और आप सभी को पता है कि अभी देखिए इसमें दो बातें कही गई हैं. ये जो आपका पूरा आर्टिकल है इसमें दो चीजें डिस्कस की गई. पहला हमने डिस्कस किया किसके बारे में, फ्रीबीज के बारे में. अब देखिए फ्रीबीज क्या होता है, फ्रीबीज मतलब जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं, अब यहाँ पर XYZ पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हम नाम नहीं ले रहे हैं, बस यहाँ पर आपके पास क्या है, XYZ पॉलिटिकल पार्टी है. उन्होंने क्या किया कि कोई भी स्कीम अनाउंस कर दी कि मान लीजिए जैसे कि आप MP का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी MP में इलेक्शन होने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश में. इसी के चलते वहां पर क्या अनाउंस किया गया है कि जो वहां की विमेन है ना, लाडली बहन योजना, आप लोगों ने इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया होगा कि 250 रुपए उन्हें दिया जाएगा, 1200 रुपए उन्हें दिया जाएगा उनके बैंक अकाउंट में. तो ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, आपका फ्रीबीज के अंदर आता है. सेकंड आप ले सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, मोबाइल फोन से यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको प्रोवाइड करेंगे. तो हमें यहाँ पर देखिए अभी हमें नहीं पता कि ये फ्रीबीज के अंडर में आता है या फिर किसी वेलफेयर स्कीम के अंडर में ये आ रहा है ना. ये जो हम काम कर रहे हैं, जो कोई भी स्कीम लेकर आई जा रही है, कोई भी योजना लेकर आई जा रही, तो ये किसी वेलफेयर स्कीम के अंदर, क्योंकि वेलफेयर का मतलब एक तरीके से अलग हो जाता है और फ्रीबीज का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग हो जाता है. फ्रीबीज क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी स्कीम अनाउंस करते हैं, कोई भी योजना लेकर आते हैं, तो उसकी जो भरपाई होती है वो किसको करना पड़ता है, गवर्नमेंट को करना पड़ता है. इसी के चलते यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो फाइनेंशियली क्या हो जाती है, यहाँ पे डिस्ट्रेस में चली जाती है. तो पहला यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है, स्टेट्स को यहाँ पर थोड़ा सा वार्न किया गया है. दूसरा यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि रिसेंटली चाइना ने अभी क्या किया, अपना न्यू मैप यहाँ पर इशू किया है. ठीक है, जिसमें उन्होंने अक्साई चीन वाला जो हमारा पार्ट है और अरुणाचल प्रदेश, साउथ चाइना सी, इस पूरे को किसके अंदर, किसका पार्ट बताया है, चाइना का पार्ट बताया. तो इस पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन किया गया इनसे. तो इसी के चलते यहाँ पे थोड़ी बातचीत चल रही है. इंडिया ने भी प्रोटेस्ट किया इस मैप का. तो अभी ये खबर आ रही है कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर जो आपकी G20 की समिट ऑर्गेनाइज होने वाली है उसको यहाँ पर अटेंड नहीं करेंगे. अब फर्दर देखते हैं इसमें सामने क्या निकल कर हमारे आता है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर होगा. आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीबीज, फ्रीबीज का क्या कॉन्सेप्ट है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीबीज एंड वेलफेयर स्कीम,
है ना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करने से पहले हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन। कल का हमारा क्वेश्चन ये था, आजकल आप लोग क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मेक श्योर आप लोग क्वेश्चंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। अगर आपको नहीं पता, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, और आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ज्यादा सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए। नहीं पता है तो आप आपके पास सोर्सेस है, आप उनका यूज कर सकते हैं, आप उनसे वहां पर क्वेश्चन के आंसर ले सकते हैं। एटलीस्ट आपका क्या होगा, यहाँ पर एक रिवीजन ही होता जाएगा, इसी के चलते आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता जाता है। तो मेक श्योर आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करें। देखिए कल का क्वेश्चन हमारा ये था, केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर लोकेटेड इन। अब आपसे ये पूछा गया है कि जो अजंता और एलोरा केव्स है वो कहाँ लोकेटेड है। हम सभी को पता है कि नासिक, मेनली तो अगर हम स्टेट देखें तो स्टेट क्या है आपका, महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में भी किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, किस प्लेस पर आती है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट इज नासिक, सेकंड इज मुंबई, थर्ड इज औरंगाबाद एंड फोर्थ इज पुणे। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे कि अजंता और एलोरा केव्स आपकी कहाँ लोकेटेड है, नासिक में है, मुंबई में है, औरंगाबाद में है या फिर पुणे में है। सो पहले वीडियो को पॉज करें, देन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में सभी को करना है। ओके नाउ अगर हम बात करें किसकी, अजंता और एलोरा केव्स की, तो सबसे पहले ये हमें पता होगा ये कहाँ पर आता है आपका, महाराष्ट्र स्टेट में। अब महाराष्ट्र स्टेट से देखा जाए तो महाराष्ट्र स्टेट के किस पार्ट में आता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, पहला नासिक है, दूसरा मुंबई, तीसरा औरंगाबाद, चौथा है पुणे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अजंता केव्स की, आप पिक्चर देखेंगे, ये है अजंता केव्स, ओके। और एलोरा केव्स के बारे में देखें तो ये है आपकी यहाँ पर एलोरा केव्स। तो अभी हम अजंता केव्स के बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये आपका कहाँ लोकेटेड है, जो हमारी वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्री रेंजेस है, वेस्टर्न घाट में आपकी जो सह्याद्री रेंजेस है वहां पर आपको ये केव्स दिखाई देती हैं। ये क्या है, सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स ऑन वैघोरा रिवर नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। तो ये क्या है, ये जो केव्स हैं एक्चुअली ये रॉक कट है, मतलब कि पत्थरों को काट काट कर इस ये जो गुफाएं हैं इनको बनाया गया है। देयर आर टोटल 29 बुद्धिस्ट केव इन अजंता, ऑफ विच 4 वर यूज्ड इन चैत्य और प्रेयर हॉल एंड वाइल 25 आर यूज फॉर विहारस एंड रेसिडेंशियल केव्स। तो इसमें देखिए टोटल 29 बुद्धिस्ट आपके क्या है, केव्स हैं, ओके। इन 29 में से 25 जो आपके लिए यूज होती है, किसके लिए होती है, विहार के लिए होती है। विहार का मतलब कि रेसिडेंशियल केव्स है, वहां पर जाके लोग रहते हैं, ठीक है। जितने भी आपके बुद्धिस्ट मंक्स पहले होते थे वो वहां पर जाकर रहते थे। और 4 यहाँ पर क्या होते थे, आपके चैत्या होते थे, जिसको हम प्रेयर हॉल कहते हैं, जहां पर जो मंक्स होते थे, बुद्धिस्ट मंक्स होते थे, वो प्रेयर वहां पर करते थे। इनका जो शेप है वो कैसा शेप है, क्रीसेंट। आपने यहाँ पे क्रीसेंट मून देखा होगा, तो इसका जो शेप है वो कैसा है, क्रीसेंट की तरह है, फ्रॉम अ गायनेटिक हॉर्स शो। केव्स वर डेवलप्ड इन अ पीरियड ऑफ बिटवीन 2000 BC टू 650 AD। तो आपको इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है। ये आपका किससे, आर्ट एंड कल्चर, इसमें एक टॉपिक है जिसमें हमने केव्स के बारे में भी पढ़ा था, ओके। सो ये आपका किस टाइम पीरियड के बीच में आता है, 200 BC से 650 AD के बीच में यहाँ पर आता है, ओके। सो आई होप आपको यहाँ पर ये जो केव्स है इसके बारे में, अजंता केव्स के बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी। और भी कुछ चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। अजंता केव्स में आपको बहुत ही जो बुद्धिस्ट थीम की पेंटिंग्स हैं वो दिखाई देंगी। यहाँ पे जो बुद्धा की जो लाइफ थी, जताका स्टोरीज यहाँ पर जो उनको सुनाई जाती थी, ये सारी स्टोरीज का वहां पे क्या किया गया, पेंटिंग्स के रूप में डिनोट किया गया है, ओके। नाउ मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारी है एलोरा केव्स। ये कहाँ है आपकी, ये लोकेट है हमारी अजंता केव। ये भी आपकी सह्याद्री रेंजेस की, जो आपकी महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंजेस है वहीं पर है। बट ये आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है कि अजंता केव से अगर आप 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगी, एलोरा केव्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, द टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज एक्सटेंडिंग ओवर मोर देन 2 किलोमीटर वर डग साइड बाय द वॉल ऑफ अ हाइट बसाल्ट क्लिफ, ओके। इसका जो स्ट्रक्चर कैसा है, वर्टिकल फेसेस है, इसमें चरणदारी हिल्स में आपको देखने को मिलता है। ये भी क्या है, आपका लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल है। इसमें हम देखेंगे टोटल ये ग्रुप ऑफ 100 केव्स हैं। तो उसमें कितनी थी, इसमें 29 थी, और इसमें आपको देखने को मिलेगा 100 केव्स हैं। 17 केव्स आउट ऑफ दीज 34 थीम्ड अराउंड हिंदुज्म। इसमें से बहुत सारी जो आपकी जो 100 केव्स हैं उसमें से 34 जो है हिंदुज्म की थीम्स में इसमें अराउंड देखने को मिलेगा। 12 में यहाँ पे जो बुद्धिस्ट थीम थी उनको डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पे जो जैन फेथ के लोग भी रहते थे, जो लोग जैनिज्म को यहाँ पर फॉलो करते थे, उनके भी यहाँ पे 5 केव्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो केव्स के बारे में यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी।
नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। अब आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। मेक श्योर सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे। आपसे ये पूछा गया है कि हमारा जो कावेरी बेसिन है, कौन सा, कावेरी बेसिन, हमको ये बताना है कि कावेरी बेसिन पर कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया आपका आता है, कौन कौन से। ठीक है, सो पहला क्या है, नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, मतलब कि आपको क्या बताना है, ये मान लीजिए आपका ये कावेरी रिवर है, ठीक है, इसके आसपास क्या होंगे, बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे। तो कौन कौन से वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कावेरी बेसिन के आसपास यहाँ पर लोकेटेड हैं, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, आपके पास मैंने ऑप्शन भी आपको बता दिया, क्या क्या ऑप्शन, नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई भी इशू नहीं है, एटलीस्ट आप ट्राई तो करिए। आप थोड़ा सा देखिए, आपको कुछ कुछ तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा। कावेरी बेसिन कहाँ है, आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो साउथ इंडिया है ना, अगर हम सदर्न इंडिया की बात करते हैं, जो हमारा सदर्न पार्ट है, वहां पर आपको कावेरी बेसिन देखने को मिलता है। आप कुछ नाम से आप यहाँ पर अपना थोड़ा सा माइंड यूज कर सकते हैं, और अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स। अब आपको यहाँ पर माउंटेन रेंजेस दिए गए, कौन कौन से रेंजेस हैं, एक है धौलाधर, लद्दाख, पीर प्रांजल और जशकर। तो यहाँ पर इन्हें क्या करना है, हमें अरेंज करना है। कैसे, नॉर्थ से साउथ का जो ये ऑर्डर है, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनको अरेंज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देंगे। ओके, सब लोगों को, जितने लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर आप लोग ने तीनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल है, कोर्ट्स ऑर्डर एंड ASI सर्वे आर फ्लॉड। अब इसमें देखिए, आप सभी ने यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में सुना होगा, है ना, कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है, आपका आर्कोलॉजिकल सर्वे यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो इसी पर यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे यहाँ पर करवाया जा रहा है, ये कैसा है, जो कोर्ट का ऑर्डर है हमारा कि हमें क्या करवाना चाहिए, जो आपका ज्ञानवापी मॉस्क है वहां पर आर्कोलॉजिकल जो सर्वे किया जा रहा है वो कैसा आपका गलत है। इस पर इस क्वेश्चन उठाएगा। ये आपके पर्सनल व्यूज हैं, इसमें आप लोगों को यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ से क्या समझने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं किसकी, 1947 की बात करते हैं। 1947 से आप सभी को पता है कि इंडिया में बहुत सारे इन्वेजन हुए थे। आपके यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, आपके मुगल्स आए थे, उसके बाद बहुत सारी अरब आए थे, यहाँ पे मुगल्स आए थे, अफगान आए थे। तो इंडिया में 1947 से पहले बहुत सारे इन्वेजन आपको देखने को मिलते हैं। इवन यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी आए थे। तो इन्वेजन के टाइम पर यहाँ पर क्या हुआ था कि बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे टेम्पल्स थे, है ना, तो उनको वहां पर उनकी जो पोजीशन थी, आप कह सकते हैं, उनको तोड़वा कर उनको चेंज किया गया। मॉस्क, टेंपल की जगह मॉस्क बनाए गए, टेंपल की जगह चर्च बनाए गए। तो इस तरीके की चीजें हुई, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये हमारे हिस्ट्री में प्रूवन है। ओके, नाउ 19 उसके बाद क्या होता है कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ओके, ठीक है, फिर ये कहा जाता है कि अगर हम अब क्या करते हैं, अब इंडिया को क्या मिल चुकी है, इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, लेकिन हम बहुत सारे जो हमारी रिलीजियस साइट्स हैं अभी भी उनको लेकर क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। अब जब इंडिया को यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिल गई तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये डिमांड करते हैं कि यहाँ पर जिसको ये जो इसका स्ट्रक्चर है, टेम्पल को मॉस्क बनाया गया, टेम्पल को चर्च बनाया गया, जिसका जो ये नेचर है वो जो चेंज किया है, उसे हम फिर से क्या करें, रिवाइव करें। अगर हम ऐसा करने बैठते हैं तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर कितना ज्यादा इंडिया में कन्फ्लिक्ट हो सकता था। इसी के चलते यहाँ पर आपका क्या आता है, एक एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक्चुअली ये कहा जाता है कि 1947 के बाद से, मतलब 15 अगस्त 1947 पर जिस टाइम पर जो भी यहाँ पर रिलीजियस साइट है, इसका जो भी स्टेटस होगा उसको चेंज नहीं किया जाएगा। इस आप सभी को यहाँ पे क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर XYZ यहाँ पर टेम्पल है तो ये टेम्पल ही रहेगा। अगर ये 15 अगस्त 1947 को टेम्पल था तो यहाँ पर टेम्पल ही रहेगा। अगर यहाँ पे मॉस्क था तो ये मॉस्क ही रहेगा। अगर यहाँ पे चर्च था तो ये यहाँ पर एक क्या रहेगा, एक चर्च ही रहेगा।
रहेगा, इसका जो रिलीजियस स्टेटस है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर हम सारे जितने भी यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस है उनका स्टेटस इस तरीके से चेंज करने लगे तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम्युनल वॉयलेंस अपन को देखने को मिल सकता है और कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। अब ये क्या हुआ, इलाहाबाद में मतलब कि बहुत सारी आपकी पिटीशन गई थी, वहां पर कहा जा रहा था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखने के कुछ जो हिंदुत्व के आपके जो पार्ट्स है वो दिखाई दे रहे हैं। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन गई थी तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, ऑर्डर दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, वहां पर सर्वे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है कि आप सर्वे कर सकते हैं। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप क्या कर रहे हैं, जो ज्ञानवापी मॉस्क है उसका स्टेटस यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वे यहाँ पर अलाउ है बट हम यहाँ पर स्टेटस नहीं चेंज कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे भी ये पूरा केस जाता है, पिटीशन जाती है कि ये क्या हो रहा, पूरी तरीके से गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो मतलब कि आप कह सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है वो सही, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सिर्फ स्टेटस चेंज नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं सर्वे की। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है, ये एक्ट डिस्क्राइब करता है कैसा, एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड प्रोवाइडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15th day of August 1947 एज फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ एन इंसिडेंशियल थ्रेट। तो ठीक है, आप सभी को समझ में आया क्या डिस्क्राइब करता है ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, कोई भी प्लेस है वर्शिप का, उसको यहाँ पर कन्वर्जन नहीं करेंगे और यहाँ पर उसको मेंटेनेंस, यहाँ पर उसका जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है उसको यहाँ पे मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाएगी। जो 15 अगस्त 1947 को जो भी उसका स्टेटस था वही स्टेटस क्या होगा, अभी भी एग्जिस्ट करेगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा एक्ट होता है वो आपका 1991 में The act was passed by Parliament and enacted into law in 1991 during the peak of राम जन्मभूमि मूवमेंट। अब देखिए इसमें से आपको एक एक्सेप्शन भी देखने को मिलेगा कि आपका जो अयोध्या वाला केस है, तो ये इसमें एक्सेप्शन क्यों हो रहा, क्योंकि ये जो केस था उस टाइम पे कंटिन्यू चल रहा था। ये राम भूमि वाला जो आपका राम जन्मभूमि अयोध्या वाला केस है वो आज का केस नहीं है, ये सालों पुराना केस है और उस टाइम पर भी ये केस यहाँ पर चल रहा था। इसलिए इस एक्ट से इस वो जो राम भूमि अयोध्या वाला आपका जो पॉइंट है, केस है, उसको यहाँ पर एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया गया, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में था, वो चल रहा था, इसलिए उसको क्या किया गया, आपका एक्सेप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसमें आपके टोटल कितने बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बट मेनली यहाँ पर कौन कौन से प्रोविजंस है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा हो जाता है, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। ये क्या करता है, इट बार द कन्वर्जन, ये कन्वर्जन को पूरी तरीके से क्या करता है, आपका रोक लगाता है इन अ फुल और पार्ट और वर्शिप ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप और एनी रिलीजियस डोमिनेशन इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन डोमिनेशन। तो अगर मतलब कि कोई भी रिलीजन प्लेस है तो ना तो आप उसका फुली कन्वर्जन कर सकते हैं, ना उसका कुछ पार्ट है उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला ये होता है। दूसरा सेक्शन यहाँ पे सेक्शन 4 क्लॉज 1 यहाँ पे डिक्लेयर करता है दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी द सेम एज इट एग्जिस्टेड ऑन August 15, 1947। ये यहाँ पर ये डिक्लेयर करता है कि 1947 को 15 अगस्त को जो भी वर्शिप प्लेस जैसा भी है उसका जो भी कैरेक्टर है वो कैसा रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। सेक्शन 4 क्लॉज सब क्लॉज 2 यहाँ पर क्या कहता है, एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टेड ऑन 15 अगस्त 1947 पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट शैल अबेट, नो फ्रेश सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड। तो मतलब ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर किसी ने पिटीशन फाइल करी है ना, या फिर कोई किसी ने लीगल प्रोसीडिंग्स दी कि हमें इस पर्टिकुलर प्लेस का क्या करना है, जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको चेंज करना है, यहाँ पर कन्वर्जन करना है, तो इसको क्या किया जाएगा, आपका अबेट किया जाएगा। ओके, सेक्शन 5 यहाँ पर कहता है कि द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस। यहाँ पर जो आपका सेक्शन 5 है वो यहाँ पर क्या करता है, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो केस है उसको यहाँ पर एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी वो कंटिन्यू उस टाइम पर चल रही थी। ओके, सो आई होप आपको ये जो एक्ट है वो पूरा क्लियर होगा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है। इसमें मेनली एक बात और कही गई है कि कोर्ट को ऐसा ऑर्डर नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर ऐसे ऑर्डर और भी आते हैं तो हमारे पास ही बहुत सारे चांसेस है कि सुप्रीम कोर्ट में या फिर जो भी अदर कोर्ट्स हैं वहां पर और ज्यादा यहाँ पर क्या जाए, आपकी पिटिशंस जाएं।
ओके, नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ऑनवर्ड्स एंड सनवर्ड। अब आप सभी को पता है कि हमारे इसरो ने अभी क्या लॉन्च किया है, हमने आदित्य L1 हमारा मिशन यहाँ पर क्या हुआ, लॉन्च हुआ है, जो कि क्या होगा, ये जो आपका आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है हमारे सन की स्टडी करेगा। सन की स्टडी करेगा। अभी देखिए आप सभी को पता है कि इसरो ने अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या किए हैं, लॉन्च किए। जैसे कि हम बात कर सकते हैं किसकी, चंद्रयान 3, ये भी हमारा सक्सेसफुल रहा। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर आदित्य L1 इसको लॉन्च किया है और हम यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि ये भी कैसा होगा, हमारा सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, गगनयान की। गगनयान में हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी इंडिजीनियस जो हमारी टेक्नोलॉजीज है इसको यहाँ पर डेवलप करेंगे और उसके थ्रू गगनयान मतलब कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है उसको यहाँ पर स्पेस में भेजा जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमें क्या बेनिफिट्स होगा, ये तो जितने भी स्पेस प्रोग्राम हो रहे हैं तो इससे इंडिया को क्या बेनिफिट्स होगा और जो लोकल पीपल हैं उनको इनसे क्या बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले आपको ये याद रखने की जरूरत है, अगर देखिए चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल रहा, अब जितने भी नेशंस हैं, अदर नेशंस हैं, कंट्रीज में जितने भी वर्ल्ड में अदर कंट्रीज है, वो ये देख रहे हैं कि अरे इसरो तो इतना अच्छा काम कर रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फ्यूचर में हम और ज्यादा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसमें इन्हेंसमेंट कर सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, यहाँ पर जैसे कि हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं, कोई मिसाइल यहाँ पे लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो इसका हमारे ऊपर बेनिफिट पड़ता है। जैसे कि हम कम्युनिकेशन जो सिस्टम स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे नाविक को स्टैब्लिश कर रहे हैं। अब नाविक कैसे स्टैब्लिश होगा, इसमें अपन को सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ेगा ना। तो सैटेलाइट आपकी यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएंगी, लॉन्च की जाएंगी, है ना, उसको प्लेस किया जाएगा, तभी तो हम एक कम्युनिकेशन सिस्टम को यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो आप अच्छे से यहाँ पर क्या कर पाएंगे, आपकी हर एक तरीके से आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, उसके बेनिफिट्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये हमारे बेनिफिट्स होते हैं। अभी जैसे इसरो ने बात करी कि हम खुद का स्पेस स्टेशन यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके के मिशंस हमारे यहाँ पर आगे बढ़ते रहते हैं, हम यहाँ पर अच्छा करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आएगी और कंट्रीज के साथ हमारा क्या होगा, कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं, उनके साथ भी क्या होगा, हमारी डील यहाँ पर होती जाएंगे। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। सो आदित्य L1 मिशन क्या है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि ये जो आपका मिशन है इसमें हमने क्या किया है, जो आपका आदित्य L1 है इस स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंज पॉइंट, आपका जो लैग्रेंज पॉइंट L1 है वहां पर इसको क्या किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा, जो कि सन की स्टडी करेंगे। अब सन की स्टडी करेंगे, इससे हमें क्या फायदा, सन की स्टडी का मतलब ये है कि हम सन का जो एनर्जी सोर्स है, एनर्जी का मतलब कि ऐसा कोई सोर्स क्या हम इंडिया में लेकर आ सकते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, इसके बारे में क्या किया जाएगा, आपका पूरी स्टडी की जाएगी कि इसमें सोलर फ्लेयर्स कैसे होते हैं, ठीक है, सन और जो आपका लैग्रेंज पॉइंट है इसके बारे में भैया आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये कौन सा पॉइंट होता है, टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं सन और अर्थ के बीच में, जो कि जहां पर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड और सन का ग्रेविटेशनल फील्ड, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, आपस में एक दूसरे को कट आउट कर देता है, और वहां पर जो मतलब कि फोर्स होता है वो कैसा होता है, इक्विलिब्रियम में होता है ना। तो आपको वहां पर कुछ भी, अगर आप स्पेसक्राफ्ट को वहां पर प्लेस कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती है। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यू। इसमें क्या है आर्टिकल, ये मेजरिंग हंगर अक्रॉस स्टेट्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं अक्रॉस द स्टेट हंगर को, है ना। हमारा जो, अगर हम बात करते हैं, हम क्या है, इंडिया क्या है, डिस्पाइट बीइंग अ मेजर फूड प्रोड्यूसर विद द एक्सटेंसिव फूड सिक्योरिटी स्कीम एंड द लार्जेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, इंडिया स्टिल grapples with significant level of food insecurity, hunger and child malnutrition। अब देखिए ये जो लाइन है ना, ये स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और ये आपके सामने एज अ क्वेश्चन सामने आ सकता है कि डिस्पाइट बीइंग अ लार्जर फूड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे हमारे पास बहुत सी एक्सटेंसिव फूड सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, हम क्या है एक मेजर फूड प्रोड्यूसर हैं पूरे वर्ल्ड में, आप देखे जाएं हमारे पास लार्जेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फिर भी इंडिया में हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारी हमें फूड इनसिक्योरिटी, हंगर और चाइल्ड मालन्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या है आप लोगों को यहाँ पर ये बताना होगा। तो आपका देखिए यहीं से एक क्वेश्चन भी रेडी हो गया है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं।
आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को यहां से इसी आर्टिकल से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं कि इंडिया क्या है, एक मेजर फूड प्रोड्यूसर कंट्री है, यहाँ पर हमारी एक्सटेंसिव फूड सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, लार्जेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, स्टिल इंडिया क्या कर रहा है, इसको हमें यहाँ पर जो हमारा एक सिग्निफिकेंट फूड सिक्योरिटी का लेवल होना चाहिए उसमें इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, हंगर और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, अगर आप देखें यहाँ पर ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आती है आपकी 2022 में, तो हमारी 221 कंट्रीज में से हमारी रैंक कितनी है, 107। इवन पाकिस्तान की रैंक जो है आपकी 99 है, और नाइजीरिया की आप देखेंगे तो यहाँ पर कितनी 103 है। तो इन कंट्रीज से भी हम क्या है, पीछे हैं इन ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में। आपकी यहाँ पे सेकंड रिपोर्ट आती है, आप इन रिपोर्ट्स का भी जो आपका यूज है आप अपने आंसर्स में कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 की इस रिपोर्ट है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 224.3 मिलियन जो पीपल हैं वो कैसे हैं, आपके अंडर नरिश्ड हैं इंडिया में। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि 224.3 मिलियन जो लोग हैं इंडिया में वो कैसे हैं, अंडर नरिश्ड हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टंटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ओके, विमेन्स में आप देखेंगे यहाँ पे एनीमिया की यहाँ पे कितनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे जो माल न्यूट्रिशन है जिसको हम कुपोषण कहते हैं, है ना, तो ये माल न्यूट्रिशन इसके जो केसेस हैं वो हमें अभी भी नजर आ रहा है। हमारे पास देखा जाए इंडिया के पास यहाँ पे लार्जेस्ट पीडीएस सिस्टम है। क्या है आपके पास, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। हम बात करते हैं किसकी कि हम मिड डे मील स्कीम है आपकी, जो है मिड डे मील स्कीम्स है, हमने इस स्कीम्स को बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया था, बट स्टिल अभी भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, बच्चों में वेस्टिंग दिखाई दे रही है ना, और स्टंटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। वेस्टिंग का मतलब हम खाना तो खा रहे हैं बट उसका जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल पा रहा, वो पूरा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। स्टंटिंग मतलब हम आपकी जो हाइट है, आपकी एज के अकॉर्डिंग जितनी हाइट होनी चाहिए वो आपकी हाइट आप उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में जितना न्यूट्रिशन होना चाहिए वो न्यूट्रिशन आप में नहीं है। विमेन में हम एनीमिया की बात करते हैं, एनीमिया मतलब आपका जो ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं वो क्या हो रही है, इसमें आपको कमी दिखाई दे रही है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। डिस्पाइट बीइंग अ मेजर फूड प्रोड्यूसर कंट्री, लार्ज हमारे पास क्या सबसे बड़ा पीडीएस सिस्टम है। अब देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो डेटा आता है इंडिया का, हम देखें को खुद का यहाँ पर कोई भी सर्वे वगैरह नहीं किया जाता, आपका सिर्फ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, और स्टेट वाइज अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो आपके पास कोई भी डेटा नहीं अवेलेबल है जिसकी बेसिस पर हम क्या कर पाए, यहाँ पर हम एक अच्छा सा कोई भी स्कीम लेकर आ सकें। अब देखिए ये जो स्कीम्स है हमारी, हम मिड डे मील स्कीम की बात करते हैं, पीडीएस सिस्टम की बात करते हैं, और हम बात करें किसकी, आप सभी को याद होगा हमने संडे के दिन एक दिन टीबी वाला एक हमने वो पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें हमने बात करी थी कि जो टीबी के पेशेंट्स हैं तो उनको पीडीएस सिस्टम के अंदर जो भी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा तो राइस में क्या किया जाएगा, इसमें फोर्टिफिकेशन किया जाएगा। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिशन है उसको राइस के साथ क्या किया जाएगा, मतलब उसकी कोटिंग की जाएगी, जिससे क्या होगा जब भी वो राइस को यहाँ पर टेक करेंगे, राइस को खाएंगे तो उसके साथ साथ जो भी मिनरल्स है वो भी उनको क्या होगा, मिलेगा। तो ये टीबी के पेशेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी पेशेंट्स हैं। तो देखिए ये स्कीम्स तो लॉन्च हो रही है बट इसका बेनिफिट भी हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, बट जो एक हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हमें दिखाई देना चाहिए वो अभी भी क्या हो रहा है, हम उसमें अभी पीछे छूट रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। So it does provide a critical insight into the state of undernourishment and child nutrition. India's poor performance in Global Human Index is primarily attributed to its high prevalence of undernourishment and child malnutrition. India ranked unfavorably in child wasting, performing worse than many low African countries. तो आपको यहाँ पर देखना होगा, अगर हम बात करते हैं वेस्टिंग की तो इंडिया क्या कर रहा है, जितनी भी हम अफ्रीकन नेशन में लो इनकम कंट्रीज है उनसे भी खराब यहाँ पर इंडिया परफॉर्म कर रहा है। ओके, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यहाँ पर 5 क्या इंडिकेट करते हैं कि 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंटेड विद द अंडरवेट व्हाइल एवरी 5th चाइल्ड सफर फ्रॉम वेस्टिंग। तो ये हमारा फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है। इसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि हर 5 में से एक बच्चा और 2 बच्चा यहाँ पर क्या है, किससे यहाँ पर जूझ रहा है, आपके स्टंटेड है ना, और अंडरवेट है। यहाँ पर जो बच्चे हैं हर एक 5वां बच्चा आपको यहाँ पर वेस्टिंग से सफर करता हुआ नजर आ रहा है। सो डिस्पाइट इंडियाज नोटेबल प्रोग्रेस इन एलिवेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी ओवर द लास्ट 15 years, as indicated by the recent national multidimensional poverty index, challenges persist in addressing
डिस्पैरिटी इन फूड सिक्योरिटी, हंगर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। अब देखिए अब हमारे पहली तो बात आ जाती है कि हमें सिर्फ भूख मिटानी है, बट अब हमें भूख मिटाने के साथ साथ हमें उन्हें क्या करना है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना है। तो हम यहाँ पर पीडीएस सिस्टम के अंदर जो भी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें मेक श्योर करना होगा कि हम क्या करें, उसमें उनको फुल न्यूट्रिशन भी क्या हो, दिया जाए। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, व्हाट इज द डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन अभी यहाँ पर कंटिन्यूसली न्यूज में बना ही होगा, हमने कई बार इसको डिस्कस किया, एक बार फिर से हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 1 सितंबर को यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल को सेटअप किया है, जिसको यहाँ पर हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा, हेड किया जाएगा, जो यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे क्या, वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी, कि मतलब आपका जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये यहाँ पर कितना सक्सेसफुल रहता है। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि लोकसभा और आपकी जितने भी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, एक ही टाइम पर होंगे, उनका जो टाइम होगा वो उसको हम सिंक्रोनाइज करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में अगर आप जब से हमारा पहला इलेक्शन हुआ है 1950s के बाद में ये देखा गया कि फर्स्ट एवर जो हमारे जो लोकसभा और जनरल असेंबली के इलेक्शंस थे वो एक साथ कंडक्ट किए गए थे 1951 में और 1952 में। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जो कंटिन्यू इनटू 3 सब्सिक्वेंट लोकसभा इलेक्शन 1947, फिर यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है। पहली साइकिल यहाँ पे कब ब्रेकडाउन होती है, 1959 में। कब, 1959 में होती है, जहां पर सेंटर ने इवोक किया था क्या, आर्टिकल 356। यहाँ पे आर्टिकल 356 आपका इवोक होता है, जिसके कारण जो केरला गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ डिसमिस की जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे कुछ डिफेक्शंस होते हैं, काउंटर डिफेक्शंस होते हैं बिटवीन द पार्टीज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इन पोस्ट 1960s। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने लगे वो यहाँ पर सेपरेट होने लगे। करंटली बात करें तो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के रीजन, जैसे कि हम अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा की बात करते हैं, और लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, एक साथ होंगे, बट स्टिल बहुत सारे जो आपके स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन आपके अलग टाइम पर होते हैं और लोकसभा के आपके इलेक्शन अलग टाइम पर होते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ स्टेट्स के जो इलेक्शन हो वो ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ स्टेट्स के इलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करेगा, ये बहुत सारी चीजों पर हम देखने की हमें जरूरत है। पहला क्या है इसमें, देखिए कुछ कंसर्न्स आ जाते हैं। पहला क्या कंसर्न आता है, द फोरमोस्ट कंसर्न इज विद रिगार्ड ऑफ इट्स फिजिबिलिटी। आर्टिकल 83 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट द टेन्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली विल लास्ट फॉर 5 years अनलेस डिसॉल्व अर्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 और आर्टिकल 172 है, ये क्या कहता है कि लोकसभा और आपकी जो स्टेट असेंबलीज है उनका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 5 years का होना चाहिए। उससे पहले भी क्या हो सकती है, ये डिसॉल्व हो सकती हैं। आर्टिकल 356 यहाँ पर क्या कहता है, असेंबलीज कैन बी डिसॉल्व अर्लियर, असेंबलीज यहाँ पर पहले भी डिसॉल्व हो सकती हैं। सो यहाँ पर देखिए वन नेशन वन इलेक्शन प्लान में कुछ सीरियस क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। पहला क्या कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर क्या होगी, मिड टेन्योर में क्या कोलैप्स हो जाएगी। ओके, क्या यहाँ पर हमें स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज करना होगा, जहां भी आपके पहले इलेक्शन हो चुके हैं, तो वहां पर अगर हमें फिर से इलेक्शन कराना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आर्टिकल 356 आपको लगाना होगा, है ना। तो पहला सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा है। नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका वन नेशन वन इलेक्शन है, यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हमारा फेडरलिज्म का जो नोशन है उसको एक तरीके से क्या आ रहा है, उसके कंट्रास्ट में आ रहा है। ओके, थर्ड इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारे रिकरेंट इलेक्शन यहाँ पर बेनिफिशियल तो हमारे लिए डेमोक्रेसी के लिए हमारे लिए हो सकते हैं, बट एक तरीके से क्या करें, जो वोटर का वॉइस है उसको यहाँ पर एक तरीके से क्या करें, फ्रिक्वेंटली दबाने की कोशिश हो रही है। कैसे कि इसमें हम अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो एज एन अंडरलाइंग इशू ऑफ द नेशनल एंड स्टेट पोल्स आर डिफरेंट, द प्रेजेंट फ्रेमवर्क प्रिवेंट द ब्लेंडिंग ऑफ इशूज इंश्योरिंग ग्रेट अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि ये क्या करेगा, जो आपका इसके बेनिफिट ये हो सकते हैं कि जो सरकार का खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शन में, उसमें भी हमें क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आदित्य L1 हेल्दी इन न्यू ऑर्बिट इसरो। तो इसरो की तरफ से रिपोर्ट आई है कि जो आपका आदित्य L1 है, ये जो स्पेसक्राफ्ट है, अभी वो क्यों न्यू ऑर्बिट में गया है और वो पूरी तरीके से कैसा है, हेल्दी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा
हमारा ये मिशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है आपका सेंटर्स दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू ऑफर AI हेल्प। यहाँ पर हम बात करें किसकी, दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म की। तो जैसे नाम से ही आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है दीक्षा, दीक्षा अगर आपका ये न्यूज में आता है तो ये किससे रिलेटेड है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ई एजुकेशन से ये रिलेटेड है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, ये जो आपका दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करेंगे, उसकी हेल्प से यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को और ज्यादा इनहेंस करेंगे और इसकी जो काम करने की क्षमता है उसको और ज्यादा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे अभी दीक्षा से रिलेटेड और सारी चीजें हम देख लेते हैं। ये क्या है आपका, सो दीक्षा इज अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन लॉन्च्ड ऑन September 5, 2017। इसको 5 सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। ये आपका डिजिटल लर्निंग सिस्टम है बाय नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर। और ये आपकी ये क्या है आपका नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म है जिसको ब्रांडेड किया गया एज अ दीक्षा। इसमें आवर टीचर्स आर आवर हीरोज, इसका क्या है ये पूरा मोटो है। दीक्षा के बारे में और चीजें देख लेते हैं। ये क्या है आपका, होस्ट करता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड टूल्स फॉर टीचर्स इन स्कूल, टीचर एजुकेटर्स इन टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट टीचर्स इन TI। तो इसका मेन एम है कि हमें क्या करना है, टीचर्स और जो स्टूडेंट्स के बीच में जो स्टडीज है उसके बीच में हमें एक होलिस्टिक रिलेशन को लेकर आना है और लर्निंग को हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। सो ये आपका पोर्टल है दीक्षा पोर्टल। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा मतलब कि इसका हम यूज करेंगे जिससे हम क्या कर सकें, इसको और ज्यादा इसका जो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंप्रूव किया जा सकता है। इसमें IT एप्लीकेशंस का यूज किया जाएगा, क्लासरूम में प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें रेमेडियल लर्निंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से स्टूडेंट्स का उसको इंप्रूव करने की इसमें कोशिश की जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर आर्टिकल क्लियर होगा। सो आर्टिकल यहीं पर हमारे खत्म होते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, सॉरी सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन पर आपकी कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नागरहोल नेशनल पार्क की। तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाता है, नागरहोल नेशनल पार्क आपका कावेरी बेसिन पर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट वाला करेक्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, पापीकोंडा नेशनल पार्क आपका कावेरी बेसिन पर नहीं है, ये आपका कृष्णा बेसिन पर है। कहाँ पर है आपका, सॉरी गोदावरी बेसिन पर। कहां पर, ये गोदावरी बेसिन पे। तो आपका सेकंड वाला यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखेंगे आपका जो ऑप्शन डी है और ऑप्शन ए है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। आपका ये वाला जो ऑप्शन 1 था वो सही था, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट होता है। आपके पास बचता है सिर्फ ऑप्शन सी। तो मतलब नागरहोल नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, आपकी कावेरी बेसिन पर यहाँ पर लोकेटेड है। आपका जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, आपका ये हम किसकी बात कर रहे हैं, गोदावरी बेसिन पर यहाँ पर ये लोकेटेड है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या निकलता है यहाँ पे, 1, 3 एंड 4 ओनली। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर अब सारी चीजें क्लियर होंगी और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए, क्वेश्चंस डिस्कस किए वो क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आपके लिए कमेंट सेक्शन यहाँ पर ओपन है। और मेक श्योर आप लोग क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर करें कमेंट सेक्शन में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी यहाँ पर आपके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर क्लियर होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।